हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपका सोलर एनर्जी कंप्लीट किया था। तो आज का लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा विंड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आज का लेक्चर है हमारा विंड एनर्जी के ऊपर। और विंड एनर्जी वाले जो है, इसमें से 1 से 2 न्यूमेरिकल आप किसी भी आपके एसएससी जे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एई जे का एग्ज़ाम हो, उसमें पावर का जो इसका फॉर्मूला वो आता है। बाकी एक बैट्स लिमिट, इसके बारे में तो डेफिनेटली आता है। और आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर रेन्यूअल के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे आज के टॉपिक क्या क्या रहेंगे। तो देखिए टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला है आपका विंड एनर्जी का बेसिक देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि हमारा कैसे काम करती है। देन हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ टरबाइन, कौन कौन से टरबाइन हम यूज़ करते हैं। एक लिखा है हमने HAWT और सेकेंडली लिखा है हमने VAWT, हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन वर्सेस जो आपका वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है आपका पावर का फार्मूला। देन यहाँ पर बैट्स लिमिट क्या है उसके बारे में देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे आपका कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन, विंड टरबाइन में कौन कौन से कंपोनेंट है। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरेटर यूज़ इन WECS, मतलब विंड एनर्जी कंजर्वेशन सोर्स में हम कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं या कौन कौन से जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसके बाद देखेंगे कि साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब किस जगह पर हम लोग विंड टरबाइन का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद देखेंगे हम PYQ और ट्रिक। ठीक है, ये आपका जो कंप्लीट मैंने इसका जो आपका ये लेक्चर आपका डिज़ाइन कर रखा है, ये आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि विंड एनर्जी क्या होती है। विंड एनर्जी एज अ बेसिक। ठीक है, विंड एनर्जी क्या होती है, हम जैसे जानते हैं कि जब हमारी हवा चलती है, मतलब विंड में हमारी क्या होती है, हवा जब चलती है तो विंड में हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब वो काइनेटिक एनर्जी होती है तो विंड में काइनेटिक एनर्जी से जो टरबाइन की ब्लेड है, टरबाइन की एक ब्लेड घूमती है। मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम लोग यहाँ पर जनरेटर का उपयोग करके उस मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूँ तो सिंपल से डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं इसकी, आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इज द, किस टाइप की एनर्जी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हवा जब बहती है तो कौन सी एनर्जी लगती है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। इज अ काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस या पोजेस्ड बाय मूविंग एयर, हवा के मूवमेंट से होती है। ठीक है, मूविंग एयर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन सिंपल से क्या होती है, जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण जब आपकी हवा चलती है तब हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी बनती है। ठीक है, मतलब जब हमारी हवा चलती है तो उससे काइनेटिक, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी को विंड टरबाइन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझिए कि जो आपकी विंड में जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको हम लोग किस में लेके जाएंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आपका मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में किसके थ्रू, टरबाइन के थ्रू। देन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे जनरेटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग विंड की काइनेटिक एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में बाय यूज़ ऑफ टरबाइन, मतलब टरबाइन मतलब जो उसकी ब्लेडें लगी हैं, ब्लेड घूमने के साथ। देन उसके बाद मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाय यूज़ ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स होता है। बाकी अब मेन हम देखते हैं कि यहाँ पर विंड एनर्जी में हवा चलती कैसे है। ठीक है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि हवा कैसे चलती है। ठीक है, देखिए हवा के जो हवा कैसे बहती है या कैसे बनती है, इसका मेन कारण होता है हमारा सन। ठीक है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सोलर विंड एनर्जी इज़ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सन एनर्जी। क्योंकि जब हमारी जब आपकी जैसे ये सन है, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको, सन है, सन जब अर्थ का ये है, ठीक है, सन जब आपको यहाँ से आपका आपकी
एनर्जी देता है तो इक्वेटर में एनर्जी ज़्यादा होती है, देन आपके पोल्स में यहाँ पर उसकी मतलब क्या होती है, आपका टेम्परेचर कम होता है। मतलब सन जो आपका अर्थ को हीट करता है तो नॉन यूनिफॉर्म वे में आपका हीट करता है, ठीक है। जो इसके सामने होगा उसको ज़्यादा हीट देगा, बाकी जो इससे दूर होगा वहाँ पर हीट कम होती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा अनइवन आपका हीट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो जोन बन जाते हैं हमारे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के हमारे जोन बन जाते हैं, और इसी के कारण हमारे यहाँ पर हवा फ्लो मतलब एयर फ्लो होने लगती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी गर्म हवा होती है वो गर्म हवा हल्की होती है, उसके कारण वो ऊपर चले जाती है, जबकि जो ठंडी हवा होती है वो थोड़ी भारी होती है, इससे नीचे रहती है। इसके कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जो प्रेशर में डिफरेंस बनता है उसके कारण यहाँ पर हवा फ्लो होती है, ठीक है। तो एक हमारा कितने बार क्वेश्चन आता है कि विंड एनर्जी इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विंड एनर्जी इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर या फिर आपका सन एनर्जी, ठीक है। जो आपका विंड वाली एनर्जी है, विंड एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ किसका है, हमारा सोलर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि सोलर के कारण ही इसमें यहाँ पर हमारी विंड यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक के बारे में मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी ये एक आध दो एमसीक्यू में भी पूछता है ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर आपको एज ए एग्जाम करके यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। वही आपका विंड एनर्जी इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। ये आपका स्टेटमेंट आपका कितने बार ट्रू फॉल्स मार्क है, बाकी एमसीक्यू में भी आ रखा है कि विंड एनर्जी इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सोलर एनर्जी, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, सन से हमारी क्या होगी, अनइवन हीटिंग होगी, अनइवन हीटिंग के कारण वहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर हमारा प्रेशर का डिफरेंस होगा, मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन बन जाएगा, जिसके कारण पर हमारे यहाँ पर विंड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इसी हम विंड का इस्तेमाल करते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। जो आपका विंड टर्बाइन होती है, विंड मिल्स होती है, हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये हमारे काम कैसे करते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका पहले मैं आपको सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ। जैसे आप ये शुरुआत के स्लाइड में देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी विंड मिल है, ये जो हमने बनाई है, ठीक है। ये जो विंड मिल है, एक मिनट इसको ले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी विंड मिल है, इसमें यह ब्लेड है, ठीक है। ये हमारी ब्लेड है, जब यहाँ पर हवा इस ब्लेडों पर टकराती है, जब हमारी हवा इस ब्लेडों पर टकराएगी तो क्या होगा, ये ब्लेड के किसके डिज़ाइन में होते हैं, ये ब्लेड को हम लोग डिज़ाइन करते हैं एज अ एरो डायनेमिक डिज़ाइन के कारण, जिसके कारण ये एक अपना लिफ्ट फोर्स लगाते हैं, जैसे हमारे एरोप्लेन के नहीं होते विंग्स, सेम उसी टाइप के हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा लिफ्ट फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण हमारी ब्लेड यहाँ पर घूमने लगती है, और ब्लेड के घूमने से जो आपकी हवा की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो हमारे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और ये मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर गियर बॉक्स के थ्रू, क्योंकि जो हल्के स्पीड में घूम रहे होंगे लो आरपीएम, इसको हम हाई आरपीएम में कन्वर्ट करते हैं। देन यहाँ पर आपको हाई जो स्पीड का शाफ्ट रहता है उसको हम जनरेटर में कनेक्ट करते हैं, और जनरेटर से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। देखिए इसके बारे में अब लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल में सिंपल से क्या देखेंगे, मैं वही आपका जैसे पिछले लेक्चर में लिखा था मैंने आपको, किस में, मैसेज लैंग्वेज में, उसी टाइप के लैंग्वेज में लिखता हूँ। जो हमारी विंड है, ठीक है, विंड या हवा, इसमें क्या होगा, देखिए विंड जब हमारी टरबाइन की ब्लेड जो है ना, जो हमारी टरबाइन है उसकी ब्लेड पर जब हमारी टकराएगी, टरबाइन की ब्लेड या जो उसकी प्लेट बोलते हैं, प्लेट से जब ये टकराएगी, ठीक है, टकराती को एकदम टकराती है, तब क्या होगा, देखिए विंड जब हमारी इससे टकराएगी तो कैसे फ्लो डायग्राम करके समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी ब्लेड्स है, ब्लेड्स का जो शेप होता है वो एरोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। ब्लेड्स का शेप कैसा होता है हमारा, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक मतलब वो जो हमारे आपके वो हवाई जहाज के विंग्स होते हैं ना, जो उसको लिफ्ट करने में मदद करते हैं, सेम उसी टाइप का हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होती है, एरोडायनामिक टाइप की, ठीक है। एरोडायनामिक डिज़ाइन के कारण इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक लिफ्ट फोर्स लगता है जो इसको आपस को ब्लेड को घुमाता है, क्या लगेगा, हमारा लिफ्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगा। और देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा लिफ्ट फोर्स है, यही हमारा लिफ्ट फोर्स हमारा ब्लेड को घुमाएगा। लिफ्ट फोर्स के कारण क्या होगा, हमारी ड्यू टू लिफ्ट फोर्स हमारी ब्लेड क्या करेगी, या रोटर रोटेट करने लगेगा, या फिर ब्लेड हमारी घूमने लगेगी। रोटेट्स द ब्लेड या रोटेट द रोटर लिखता हूँ, चलो ब्लेड लिखता हूँ,
ब्लेड, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ब्लेड्स घूमने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्लेड्स घूमेगी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है हवा की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घूम रहा है, मतलब रोटर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। और देखिए फिर क्या होगा इसके बाद जो हमारा रोटर जो है, रोटर के साफ्ट यहाँ पर हमारी कनेक्ट होती है। देखिए मैं लिखता हूँ इसको, रोटर जो साफ्ट है वो हमारी कनेक्ट होती है गियर बॉक्स से। रोटर साफ्ट हमारी कनेक्ट होगी आपकी गियर बॉक्स से। रोटर साफ्ट जो हमारी होती है गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, गियर बॉक्स हमारी जैसे गियर का काम करते हैं स्पीड बढ़ाने में, गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए गियर डालते हैं ना, वैसे हम लोग यहाँ पर रोटर साफ्ट में गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। जो हमारे लो आरपीएम, मतलब लो स्पीड जो आ रही है, रेवोल्यूशन पर मिनट, लो आरपीएम को ये किस में कन्वर्ट करता है, ये हाई आरपीएम में कन्वर्ट करता है आपका गियर बॉक्स, ठीक है। इट्स कन्वर्टेड इनटू हाई आरपीएम, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, जो आपका रोटर घूम रहा था वो हल्की स्पीड में घूम रहा था, गियर बॉक्स के थ्रू हमने इसको हाई आपका आरपीएम में कन्वर्ट करा। अब देखिए जो आपकी हाई स्पीड आई, हाई स्पीड को हम किस में देते हैं, यही जो आपकी हाई स्पीड आई साफ्ट की, इसको हम देते हैं आपका जनरेटर को, जिससे आपका जनरेटर ड्राइव करता है, ठीक है। हम लोग देंगे इसको जनरेटर को ड्राइव करने के लिए। और जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है जो मैंने आपको यहाँ पर इजी वे में समझा दिया, ठीक है। मतलब क्या करा हमने, यहाँ पर विंड जो थी वो हमारे टरबाइन के ब्लेड में टकरा दी है, और जो हमारी ब्लेड बनी रहती है वो आपकी एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनी रहती है। मतलब जो उसका ऊपर का भाग होता है वो हल्का सा, मतलब आई का भाग हल्का सा कर्व वाला होता है, और नीचे का भाग जो पीछे का भाग है वो हल्का फ्लैट होता है, मतलब इस टाइप का होता है ये, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर से कर्व वाला होता है ये वाला। तो इसके कारण हमारी क्या है, ये रोटेट करती है यहाँ पर, ठीक है। लिफ्ट फोर्स के कारण यहाँ पर हमारी ब्लेड घूमने लगती है। ब्लेड घूम क्यों रही है, क्योंकि हवा में काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा मैकेनिकल एनर्जी में ड्यू टू आपका बाय यूज़ ऑफ ब्लेड्स। देन हमने यहाँ पर जो क्या करा, रोटर के साथ जो घूमने लगी उसकी स्पीड कम थी, उसमें हमने क्या लगाया, गियर बॉक्स लगा के हमने उसकी लो स्पीड को हमने कन्वर्ट करा हाई स्पीड में, मतलब लो आरपीएम को हमने हाई आरपीएम में कन्वर्ट करा। देन जनरेटर का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर मैकेनिकल को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक्स है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक सिंपल वे में लिख भी देता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए काम आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के ही लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी किस में थी, हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ठीक है। जो हमारी हवा की काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, वो हमने करा आपका मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये कन्वर्ट हुई आपकी मैकेनिकल एनर्जी, वो भी किस में, आपका रोटर में, जो आपकी ब्लेड घूम रही है वो वाली, ठीक है, रोटर में कन्वर्ट हुई। और यही एनर्जी को हमने आगे कन्वर्ट करा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके यूज़ से, बाय यूज़ ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आपका पावर फ्लो, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने मैकेनिकल में कन्वर्ट करा, देन मैकेनिकल को कन्वर्ट करा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। विंड में हमारी थी काइनेटिक एनर्जी, रोटर जो हमारी ब्लेड घूम रही थी उसके कारण हमारी मैकेनिकल मिली, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है हमारा जनरेटर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं आप, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है पावर फार्मूला, क्योंकि इससे आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप पक्का मान लो, और आरआरबी और एसएससी में तो ये आया भी है, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन। तो इसका हमारा पावर का फार्मूला क्या होता है वो भी हम इसमें देखेंगे, बाकी हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा पावर का फार्मूला आता कैसे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पावर फार्मूला। तो देखिए पावर फार्मूलाज को हम देखने से पहले हम इसके जो मेन बाकी फार्मूले जो पावर फार्मूले को डिराइव करने के लिए काम आते हैं हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका विंड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे विंड में होगी उसका फार्मूला क्या होता है, हमारा हाफ mv², 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पर m क्या होगा, m होता है हमारा एयर का मास, ठीक है, या मास ऑफ एयर लिख देंगे, या चलो ये लिखता हूँ एयर का मास, ठीक है, एयर का मास। और मास किस में होता है, हमारा मास होता है हमारा, यूनिट होती है इसकी किलोग्राम में, ठीक है, यूनिट इज kg, ठीक है। और v क्या है हमारी, v है आपकी वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोलेंगे आपका विंड स्पीड, ठीक है, हवा कितनी स्पीड से चल रही है वो विंड स्पीड, ठीक है, किस में होगी आपकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
यहाँ पर हमारे आएगी विंड स्पीड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सेकंड चीज़ देखते हैं, हमारा एयर का फ्लो रेट, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड यहाँ पर लिखते हैं एयर का फ्लो रेट, ठीक है। एयर का फ्लो रेट मतलब कि अगर जो हमारी टरबाइन की ब्लेड है उसका मानो कोई एरिया ए है, तो उससे हमारी कितनी हवा पास हो रही है 1 सेकंड में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आपका मास फ्लो रेट, ठीक है, एयर मास फ्लो रेट। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर एयर का मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम। एम इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू ए वी, ठीक है। ए यहाँ पर एरिया है और जो वी है आपकी विंड की स्पीड है, ठीक है। रो है आपकी एयर डेंसिटी, तो लिख देते हैं इसको, रो हमारी क्या है, रो इज अ एयर डेंसिटी, ठीक है। हमारी हवा का जो घनत्व होता है वो, और डेंसिटी को किस में नापते हैं हम लोग, ये आप यूनिट याद कर लीजिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, ये हमारी इसकी होती है डेंसिटी। बाकी ए क्या है, हमारा एरिया है, मतलब जो आपकी ब्लेड्स का है, ब्लेड्स का एरिया, इसको हम बोलते हैं आपका स्वेप्ट एरिया, SWEPT, ठीक है। इट्स अ स्वेप्ट एरिया। एरिया किस में नापेंगे हम लोग, यहाँ पर एरिया हम नापते हैं आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है मेरे भाई। और वी तो मैंने बताई दिया आपको, वी क्या हो गया, हमारी विंड की स्पीड, वी इज इक्वल टू विंड स्पीड, ठीक है, वी हमारी विंड की स्पीड है। देखिए यहाँ पर ये दो हमारे जो फॉर्मूले बने, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग जिसका मेन फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला, हम उसको यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका पावर फॉर्मूला। पावर क्या होता है हमारा, पावर होता है हमारा एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर से हमारा पावर का फॉर्मूला पी क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 1/2। यहाँ पर क्या था हमारा, आपका देखिए जो हमारा आएगा यह आएगा आपका रो ए इंटू वी क्यूब, ठीक है। ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। ये आया कैसे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से m की वैल्यू क्या थी, देखिए अभी मैंने आपको m की वैल्यू बताई थी, m की वैल्यू थी हमारी रो ए वी। तो यहाँ पर से अगर हम यहाँ पर से पावर की वैल्यू निकालेंगे तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर की 1/2 आ जाएगी। m की जगह हमने लिखा ये रो ए वी, और एक v था यहाँ पर, और ये क्या था वी स्क्वायर। तो जो हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारी 1/2 रो ए वी क्यूब, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसलिए मैं इसको ड्राइव करने के लिए बाकी दो फॉर्मूले भी आपको दिखाए थे कि यहाँ पर हमने बाकी दो फॉर्मूले निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा 1/2 रो ए वी क्यूब, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर रो है आपका एयर डेंसिटी फैक्टर, और रो की जो जनरल वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ रो, ये होती है हमारी 1.225 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी रो की वैल्यू है। बाकी ये आप फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाई दिया, बस इसका यही चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें देखिए, बाकी आप इसमें क्या देख सकते हैं, और देखिए जो हमारी पावर है, इससे आप देखेंगे पावर किसके प्रोपोर्शनल है, पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, विंड स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो ये भी इससे एक इम्पॉर्टेंट लिख के आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, वी इज इक्वल टू विंड स्पीड। अगर हमारी विंड स्पीड वी है तो हमारी पावर पी है। अगर हम विंड स्पीड को डबल कर देंगे, ठीक है, ये अगर विंड स्पीड हमने डबल कर दी, मतलब 2v कर दी, तो हमारी पावर कितना टाइम हो जाएगी, 2 का क्यूब हो जाएगी 8 टाइम्स। तो पावर शुरुआत के टाइम की 8 टाइम्स हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या देखा, हमने इसका यहाँ पर फॉर्मूला देखा जो था आपका 1/2 रो ए वी क्यूब। तो ये इसका एक मेन फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए ये है आपके एग्जाम ट्रिक जो आप सेकंड नंबर किया, वो क्या होगा, पावर किसके प्रोपोर्शनल है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, हमारा फॉर्मूला था पी पावर इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो ए वी क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पावर किसके प्रोपोर्शनल आ गई, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर पावर है प्रोपोर्शनल में एरिया, एरिया किसको है, स्वेप्ट एरिया वो जो आपका ब्लेड का एरिया है, ठीक है। और एरिया किसके बराबर होगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर,
स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो हमारी पावर है, पावर इज प्रपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर विच इज़ रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारी पावर रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि इसलिए अगर हम यहाँ पर ब्लेड की लेंथ अगर हमारी डबल हो जाए, ब्लेड की लेंथ, ठीक है, एल की वैल्यू डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा एरिया जो है, मतलब ये एरिया है ये भी डबल हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हमारे पावर कितने टाइम हो जाएगी, पावर 4 टाइम हो जाएगी। ये हम डबल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी रिलेशनशिप आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एरिया को यहाँ पर ये इसके थ्रू हम समझ सकते हैं, रेडियस के थ्रू, आर के थ्रू, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, ये हमारा बेस्ट लिमिट, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि हमारे जो विंड टरबाइन है उसको हम मैक्सिमम कितने % यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए, हमने विंड जो टरबाइन है अगर उसने 100% एनर्जी अगर उसने विंड से निकाल ली तो क्या हो जाएगा, हमारी वहाँ की विंड यूज़ हो जाएगी और विंड को नहीं, अब विंड आने में टाइम लगता है तो उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर विंड है वो आपके यहाँ पर विंड टरबाइन रुक जाएगी। तो बेस्ट लिमिट हमें बताता है कि कितनी हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल जो हमारी पॉसिबल है। तो बेस्ट लिमिट के बारे में थोड़ा सिंपल बताता हूँ। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है आपके मैक्सिमम हम लोग कितनी यहाँ पर इफ़िशियंसी हम लोग थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर कितनी इफ़िशियंसी हम लोग थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बेस्ट लिमिट हमें यहाँ पर बताती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं आपका पावर कोफिशिएंट, जिसको हम लिखते हैं सीपी से, पावर कोफिशिएंट सीपी। इसकी वैल्यू होती है हमारी 16/27, ठीक है। ये इसकी हमारी वैल्यू होती है बेस्ट लिमिट की, ठीक है, 16/27। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा आपका 0.593, ठीक है। मतलब एक काम 0.593, अगर परसेंटेज की बात करें तो हम 59.3% ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विंड की एनर्जी का, मैक्सिमम हम लोग इतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा सीपी। सीपी क्या है आपका, सीपी है हमारा यहाँ पर जो आपका पावर कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंपल वे में इसको आपको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, आप सिंपल याद करिए 16/27 हमारा क्या है, 16/27 ये हमारी आपकी बेस्ट लिमिट है, ठीक है, बेस्ट लिमिट है। और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये हमारी वैल्यू होती है आपकी 59.3% के बराबर, ठीक है। 100% में से 59.3% मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो मैंने स्टार लगा रखा है, ये आपका उसमें भी आया आपका RRB JEE और SSC JEE पर डायरेक्ट ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रखा है। और देखिए हम प्रैक्टिकल केस में आपकी, ये तो आइडियल केस में हो गया, थ्योरेटिकल केस में वैल्यू है। अब प्रैक्टिकल केस में इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, PRACTICAL, ठीक है। प्रैक्टिकल केस, जो आपकी प्रैक्टिकल केस में हमारी कितनी वैल्यू होगी आपकी CP की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पावर की यहाँ पर प्रैक्टिकल केस में कितनी वैल्यू होगी। तो प्रैक्टिकल केस में हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं आपकी 35% से लेकर 45% के बीच में, अराउंड 35 to 45% हम लोग यहाँ पर विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बाकी हमारे लॉसेस हो जाते हैं, जैसे मैकेनिकल लॉसेस या जो जनरेटर में लॉसेस होते हैं वो हमारे यहाँ पर जनरली इतने लोग यूज़ होते हैं। और मैक्सिमम थ्योरेटिकल है हमारी 59.3%, यही हमारी बेट्स की लिमिट है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इसके बाद फॉर्मूला आता है पावर का, ये बेट्स की लिमिट लगा के, तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला आता है P, वो क्या था, वो था हमारा 1/2 रो इंटू ए एरिया इंटू वी क्यूब, वेलोसिटी का क्यूब, इंटू यहाँ पर हम लोग CP जो आपका पावर कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, जब हमारे यहाँ पर CP की वैल्यू गिवन हो उस टाइम पे हमारा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। अब अगला हम देख रहे थे आपका टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन, ठीक है। विंड टरबाइन के टाइप्स क्या होते हैं, तो देखिए विंड टरबाइन को हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर दिया है, पहला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन, आपका किस एक्सेस में आपका ये रोटर की ब्लेड रोटेट कर रही है उसके हिसाब से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन, ठीक है। तो मतलब यही आपका क्लासिफिकेशन मेन होता है इसका, ये वाला। तो पहला है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन, जिसको हम बोलते हैं HWAT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड के सेम पैरेलल पर
ग्राउंड के पैरेलल पर इसकी यहाँ पर शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। तो ये किसके हुए, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल में है, मतलब ये इसका जो आपका ये देखिए ये वाली लोकेशन क्या है, या कि हॉरिजॉन्टल लोकेशन। तो अगर यहाँ पर रोटर के शाफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो हम उसको बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। ऐसे टरबाइन जो जिसके शाफ्ट हॉरिजॉन्टल में हो उसको हम बोलते हैं आपका HWAT, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं, वैसे आपको इतना जानना था लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमारी है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ यही होती है, ठीक है। कॉमनली यूज विंड टरबाइन आपने यही देखी होगी मेनली, कॉमनली यूज्ड, ठीक है। हम लोग उसको कॉमनली यूज हम इसका करते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो रोटर का शाफ्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल में लगा रहता है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। रोटर शाफ्ट कैसे कनेक्ट होगा आपका, हॉरिजॉन्टली माउंटेड होता है आपका, ठीक है। और इसके ब्लेड जो होती है आपके विंड के डायरेक्शन में फेस करता है। देखिए यहाँ से अगर विंड पड़ती है ऐसे ही तो विंड के डायरेक्शन में इसकी ब्लेड का फेस होता है, ठीक है। ब्लेड का जो फेस होता है लिख देते हैं यहाँ पर, ब्लेड जो है आपके विंड के डायरेक्शन में फेस करती है, विंड के डायरेक्शन पर में फेस करती है, ठीक है। ये इसके अलावा इसमें 2 या 3 ब्लेड होती है, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर 2 दिखा भी रखे हैं, मैक्सिमम 2 या 3 जो आपके ब्लेड होती है, तो क्या नॉर्मल है। मेन ये है कि इसकी इफिशियंसी जो होती है वो हाई होती है, इफिशियंसी इज़ हाई, ठीक है। हाई इफिशियंसी होने के कारण इसमें जो आपका पावर आउटपुट होता है वो भी हाई होता है, तो आउटपुट पावर इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी इसमें यॉ मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यॉ मैकेनिज्म इसको मैं अभी आगे बताऊंगा ये क्या होता है। यॉ मैकेनिज्म की हमारी नीड होती है। तो यॉ मैकेनिज्म वो होता है जैसे आपका जो यहाँ पर विंड के डायरेक्शन को ट्रैक करता है, क्योंकि ये आपका एक ही एक्सेस पे लगी है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। अगर विंड थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ये अपने आप को उस तरीके से अलाइन कर देता है, ठीक है। तो ये इसमें आपका यॉ मैकेनिज्म की यहाँ पर नीड होती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं इसका जो हमारा आपका पहले वाले का क्लासिफिकेशन का टाइप 2 है, कौन सा आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट आएगा आपका वर्टिकल, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन क्या होती है, देखिए वर्टिकल एक्सेस मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो देखिए इसका जो एक्सेस है ये इस टाइप से लगे हैं, वर्टिकल लगे हैं, मतलब खड़े लगे हैं बिल्कुल सीधे। तो इसमें क्या हुआ, जिसमें विंड की जो आपके यहाँ पर रोटर के शाफ्ट है वो कैसे माउंटेड होती है, वर्टिकली। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, रोटर जो शाफ्ट है वो कैसे माउंटेड होगी मेरे भाई, ये होगी आपकी वर्टिकली माउंटेड, वर्टिकली माउंटेड, ठीक है। तो ये हमारी रोटर शाफ्ट होगी। बाकी इसकी जो विंड की डायरेक्शन है ये इंडिपेंडेंट काम करती है, ठीक है। विंड की डायरेक्शन अगर इसमें इंडिपेंडेंट काम करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्टिकल लगा है, तो इसमें अगर विंड चाहे किसी भी एंगल से आए तो इसमें यहाँ पर हमें यहाँ पर इसके में कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें यहाँ पर यॉ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखा है कि किस आपके टरबाइन में विंड टरबाइन में यॉ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन में हमें यॉ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। यॉ मैकेनिज्म क्या होता है, यॉ मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर जहाँ पर विंड चलती है उसके हिसाब से अलाइन कर देता है, जो हमें यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल में चाहिए, इसमें हमें नहीं चाहिए। तो क्या लिखूँगा, नॉट नीडेड, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये हमारी जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है, मेनली ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। हमारी जो आपकी वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ VAWT, ठीक है। कौन सी, नाम याद कर लीजिए, एक सेवोनियस टाइप की होती है और एक डायरियस टाइप की होती है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ आपको, ठीक है। पहली कौन सी होती है हमारी, पहले बताता हूँ आपको सेवोनियस के बारे में। ये नाम है सेवोनियस टाइप, ठीक है। सेवोनियस टाइप वाले में क्या होता है, देखिए सेवोनियस टाइप जो होती है ये S शेप की ब्लेड होती है, ठीक है। जो ब्लेड का शेप होता है वो S टाइप का होता है, ठीक है। मतलब टोटल S तो नहीं होता, मतलब इस टाइप से कुछ मुड़ी होती है, S इस टाइप से बनी रहती है, ठीक है। तो S टाइप की जो हमारी इसमें ब्लेड होती है और ये किसमें काम करती है, ये आपकी हाई स्पीड में काम करती है, तो इसका आपका लो स्पीड में काम करती है और इसका टॉर्क हाई होता है, ठीक है। और ये आपका हाई टॉर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाकी सेकंड होता है हमारा, सेकंड है हमारा डायरियस टाइप। सेकंड कौन सा है मेरे भाई,
सेकंड है आपका डेरियस टाइप। तो डेरियस टाइप में क्या होता है, इसमें एग बेटर शेप के हमारे ब्लेड्स लगे रहती है और इसकी इफ़िशियंसी हमारी अच्छी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर सेवियस टाइप में, ठीक है। बाकी इसमें मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों को आपको दिखा भी रखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को और आपका वर्टिकल एक्सेस। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस इस टाइप के एक्सेस लगे रहेंगे, ये एक्सेस जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल ये जो अब मैंने एग वाली दिखाई ना सेकंड वाली, ये डेरियस, उसका डायग्राम ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, इस टाइप के बना रहता है ये, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर डायग्राम है। बाकी जो आपकी इसकी मैंने वो दोनों के बारे में बता दिया। बाकी जो इसकी जनरली इफ़िशियंसी जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाले की कम होती है, ठीक है। मतलब आप अगर एक एग्ज़ाम में आएगा तो इफ़िशियंसी ऑफ वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इफ़िशियंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टर्बाइन, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम ट्रिक मैंने बना रखी है, यह है विच टर्बाइन डज नॉट रिक्वायर योर मैकेनिज्म, ठीक है। योर मैकेनिज्म की किस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है आपकी VAWT मतलब वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन, ठीक है। ये मैंने बताया आपको क्योंकि वर्टिकल एक्सेस में लगा रहता है तो यहाँ पर विंड के डायरेक्शन के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि आपकी हॉरिजॉन्टल में आपका ये हॉरिजॉन्टल में लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर रोटर के साफ्ट जो हॉरिजॉन्टल में लगा रहता है तो उसमें यहाँ पर ब्लेडों के यहाँ पर विंड के डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ यूज़ करते हैं योर मैकेनिज्म का, लेकिन आपका वर्टिकल में हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये। बाकी है मोस्ट कॉमनली यूज कॉमर्शियल टर्बाइन। मोस्ट कॉमनली कौन का यूज़ करते हैं हम, HWT का, हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टर्बाइन, जिसमें आपकी 3 ब्लेड्स होती है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। आगे अब क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन है। पहला तो आपका था कि रोटर किस पोजीशन पर है, सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पावर, ठीक है, पावर एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पर भी हमारे 2 टाइप से कैटेगराइज होती है। पहला होता है ड्रैग यूज टर्बाइन, ठीक है। फर्स्ट है आपका ड्रैग बेस्ड या ड्रैग यूज भी बोल सकते हैं, फर्स्ट है आपका ड्रैग बेस्ड टर्बाइन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेवियस टाइप की हमारी मोटर आती है, मतलब सेवियस टाइप की हमारी यहाँ पर टर्बाइन आती है। इसके अंदर क्या आता है, सेवोनियस टाइप की, सेवोनियस टाइप इसके अंदर हमारा आता है। ये क्या करता है, ये विंड को पुश करता है ब्लेड पर, लेकिन इसके क्या होती है, इसकी इफिशियंसी लो होती है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है वो है आपका लिफ्ट बेस्ड टर्बाइन, ठीक है, जो आपकी लिफ्ट करती है। पहले तो ड्रैग कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, लिफ्ट। तो दूसरी आपकी लिफ्ट बेस्ड टर्बाइन। तो लिफ्ट बेस्ड टर्बाइन में कौन सी आती है, इसमें आती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टर्बाइन, और कौन सी आती है इसमें, डेरियस टाइप की, ठीक है। डेरियस टाइप मतलब जिसमें आपका एक टाइप वाले सेव वाले होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि एरोडायनेमिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं तो इसलिए इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हायर होती है। तो मेन इसमें ये याद करने का है कि ड्रैग वाले की इफिशियंसी लोअर होती है और जबकि आपकी लिफ्ट वाले की इफिशियंसी हायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन नंबर 3 विच इज़ बेस्ड ऑन द स्पीड। स्पीड के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो स्पीड के हिसाब से हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 टाइप से। कौन कौन से, एक फिक्स स्पीड और एक वेरिएबल स्पीड। तो पहला लिखता हूँ आपको फिक्स स्पीड के लिए, ठीक है, फिक्स्ड स्पीड विंड टर्बाइन, WT लिखता हूँ, फिक्स्ड स्पीड विंड टर्बाइन। तो फिक्स्ड स्पीड विंड टर्बाइन का क्या होगा, इसका जो रोटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, ठीक है। रोटर की स्पीड क्या होगी यहाँ पर, रोटर स्पीड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें सिंपली स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर का, SCI लिखता हूँ, स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, ग्रिड से हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड हमारे आता है वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन। पहली फिक्स होगी, सेकेंड क्या होगी हमारी, वेरिएबल। यह है आपका वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन WT, ठीक है। वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन में क्या होता है, इसकी जो रोटर की स्पीड होती है वो आपके विंड के हिसाब से आपका चेंज करती रहती है। तो रोटर स्पीड चेंजेस अकॉर्डिंग टू विंड, ठीक है। रोटर स्पीड यहाँ पर चेंज करती है, चेंज होती है किसके, विंड के हिसाब से। चेंज होती है कैसे, विंड की स्पीड के हिसाब से यहाँ पर चेंज होती रहती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का, जो यहाँ पर सेंस करे, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
कन्वर्टर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं जो आपका मॉडर्न टरबाइन में यूज़ होता है। इससे क्या होता है, इसका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मोस्टली जो आपकी टरबाइन है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे इफिशियंसी भी आई होती है और बाकी इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग इसके अब कंपोनेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये है आपका रोटर ब्लेड जो आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो आपका है रोटर ब्लेड। इससे दिखाते हैं। ठीक है, ये है हमारा रोटर ब्लेड। देन ये आया पिच कंट्रोल यूनिट। देन ये आपका हब है, ये ब्रेक है, ये आपका असेंट है, ये टावर है, ये आपका केबल है, ये योर ड्राइव है, ये जो आपका मूव कराएगी ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका जनरेटर्स के पीछे लगा रहता है, ये नेसेल है। ठीक है, ये आपके सेंसर वगैरह है और ये आपका गियर बॉक्स है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक जो पार्ट है वो मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं, बाकी इसके बारे में मैंने अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको सब वो अभी समझा भी देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर कंपोनेंट है सारे। तो देखिए पहला है आपका रोटर ब्लेड। ठीक है, रोटर ब्लेड क्या होती है, मैंने सिंपल आपकी यही वाले लैंग्वेज जो मैसेज लैंग्वेज है उसी में लिखा है कि जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करती है। ठीक है, रोटर ब्लेड क्या होती है, जो आपकी विंड की काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करती है। जनरली हम लोग यहाँ से 2 से 3 ब्लेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हब। हब क्या होता है, हब आपका ब्लेड को शाफ्ट से कनेक्ट करता है। हब इज अ डिवाइस विच कनेक्ट ब्लेड टू द शाफ्ट। ठीक है, थर्ड आता है आपका नेसेल। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक हाउस होता है जिसके अंदर आपका गियर बॉक्स होता है, जनरेटर होता है और आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसी के अंदर होता है, इसको आप टरबाइन का हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट दिखा है वो आपका नेसेल है। ठीक है, वो मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया। उसके अंदर गियर बॉक्स होगा, जनरेटर होगा और आपका कंट्रोल सिस्टम होगा। इसके अलावा फिर क्या आता है आपका लो स्पीड शाफ्ट। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो रोटर यहाँ पर घूम रहा है, ब्लेडें घूम रही है, तो उससे स्पीड आती है लो। ठीक है, तो क्या करेगा, जो लो स्पीड शाफ्ट है वो रोटर से जनरेटर तक पावर ले जाता है। ठीक है, रोटर से जनरेटर तक पावर ले जाएगा। इसकी स्पीड लो होती है आपका 10 से 20 आरपीएम में। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पर गियर बॉक्स के साथ यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, हाई स्पीड शाफ्ट। तो गियर बॉक्स क्या करता है, गियर बॉक्स हमारा लो स्पीड को यहाँ पर हाई स्पीड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्पीड को कन्वर्ट करेगा तभी तो हमारा जनरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हाई स्पीड शाफ्ट का यूज़ करके हम उसको जनरेटर को देते हैं, जिसकी स्पीड यहाँ पर 10-20 आरपीएम से कन्वर्ट होकर यहाँ पर 1200 से 1800 आरपीएम हो जाती है, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन सके। इसके बाद का कंपोनेंट है जनरेटर। ये तो आपको पता ही है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बाकी देखते हैं हम इसके। वो है आपके ये कंपोनेंट है, ये आपका यॉ सिस्टम। यॉ सिस्टम कहाँ काम होता है ये मैंने बताया था। ये आपका नेसेल को जो आपका विंड डायरेक्शन है कि अकॉर्डिंगली घुमाता है। ठीक है, मतलब ये देखिए ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये करता है। यहाँ पर एक इस टाइप का ये लीवर लगा है, जहाँ पर आपकी हवा आ रही है उसके हिसाब से ये इसको रोटेट करता है, ये विंड टरबाइन को। ठीक है, ताकि इसकी इफिशियंसी अच्छी बनी रहे। और किस में लगता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन में ही लगता है, ये मैंने बताया था, क्योंकि आपका वर्टिकल एक्सेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है आपका पिच कंट्रोल सिस्टम। पिच कंट्रोल के सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से शब्दों में लिखा है, ब्लेड एंगल चेंज करता है। जो आपका ब्लेड का एंगल है, किस एंगल में हमने झुकाना है ब्लेड को, वो यहाँ पर चेंज करता है, ताकि जो हमारा पावर आउटपुट है उसको हम कंट्रोल कर सकें, मतलब पावर आउटपुट हम हाई बना सकें। और जब विंड की स्पीड जब ज़्यादा हो जाएगी तो विंड को बचाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर ये तो मेजरमेंट का आ गया, ये आपका क्या नापता है, स्पीड नापता है विंड की। ठीक है, ये आपके विंड की स्पीड नापने का काम आता है, हम उसमें यहाँ पर एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। बाकी विंड वेन्स होती है जो आपकी विंड के डायरेक्शन को मेज़र करती है। टावर आपको बताइए जिस पर ये खड़ा होता है, मतलब इसकी जनरली लेंथ आपकी 50 मीटर के आसपास होती है, पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये वाला पूरा है, ये इसका है टावर। ठीक है, जिस पे आपका ये टरबाइन खड़ी रहती है। ठीक है, जो उसको सपोर्ट करता है। बाकी ब्रेक सिस्टम क्या है, ये ब्रेक सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका इमरजेंसी में रोटर को रोकता है। मतलब अगर माना एक हवा की स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना, तब भी वो हमारे यहाँ पर डैमेज कर सकती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्रेक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक सिस्टम क्या करता है, ये हमारे विंड टरबाइन को स्टॉप कराता है। ठीक है, अगला देखते हैं अब,
कि यहाँ पर हमारे जनरेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके विंड एनर्जी में, ठीक है। जो आपके विंड टरबाइन है उसमें कौन कौन से जनरेटर यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनरली वैसे 3 टाइप के यूज़ करते हैं। तो पहला है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, SCIG। आपने मशीन में ही पढ़ा होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर क्या है, स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर हमने जनरेट करनी है तो हम यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये कहाँ काम करता है। ये हमारा फिक्स स्पीड टरबाइन में ही यूज़ होता है, ठीक है। फिक्स स्पीड टरबाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, फिक्स्ड स्पीड टरबाइन, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी स्क्विरल केज है तो इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होगा और मेंटेनेंस बहुत कम लगेगी। आपको पता है स्क्विरल केज मोटर में सबसे कम यहाँ पर आपका कॉस्ट आता है मेंटेनेंस का। बाकी सिंपल होती है, सिंपल लेस मेंटेनेंस या लो मेंटेनेंस लेता हूँ, लो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग मेंटेनेंस ऐसी होती है, ऐसे लो मेंटेनेंस। और क्या होगा, इसका रोबस्ट इन नेचर होती है, मतलब टूट फूट बहुत कम होती है इसमें, ठीक है, ये होता है। बाकी देखिए इंडक्शन जनरेटर है तो इंडक्शन जनरेटर को क्या चाहिए, इसको रिएक्टिव पावर चाहिए, मतलब क्यू इसको चाहिए यहाँ पर से। तो क्यू कहाँ से लेता है, जो आपका रिएक्टिव पावर लेता है ये आपका लेता है ग्रिड से, या फिर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर कैपेसिटर बैंक, ताकि इसको रिएक्टिव पावर मिल सके। कैपेसिटर बैंक हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड से अभी आपको क्यू जब ये रिएक्टिव पावर लेगा तभी आपको ये आपका सप्लाई करता है आपका पावर, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, SCIG स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर। अगला देखते हैं, अगला आएगा हमारा डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। अगला आपका डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, और यही जनरेटर हमारा मोस्टली आपको विंड टरबाइन में यूज़ होता है, ठीक है। आपका वाइडली यूज्ड लिख देता हूँ, वाइडली यूज्ड है, मैक्सिमम इसी टाइप के जनरेटर का यूज़ करते हैं विंड टरबाइन में। और मॉडर्न जो हमारे आपकी विंड टरबाइन है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो स्टेटर है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है ग्रिड से। इसमें जो स्टेटर है, स्टेटर किससे कनेक्ट होगा, इस डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड। जो हमारी ग्रिड है उससे हमारा इसका स्टेटर कनेक्ट होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, ठीक है। बाकी ये हमारा कहाँ काम करेगा, वो वाला फिक्स स्पीड में था, ये हमारा आपका वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन पे हमारा काम करेगा, ठीक है। वेरिएबल स्पीड के लिए लिखता हूँ, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए हमारा काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगी, इफ़िशियंसी अच्छी होगी, बेटर इफ़िशियंसी प्रोवाइड करेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें आपका वो कन्वर्टर की रेटिंग यहाँ पर हम लोग फुल पे काम करते हैं, इसलिए आपका कॉस्ट इफिशिएंट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड वाला होता है आपका परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, PMSG लिखते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। इसका जो सबसे मेन चीज़ है, इसमें हम लोग गियर बॉक्स की ज़रूरत हमें नहीं हो पड़ती है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा इसमें, गियर बॉक्स नो नीडेड लिखता हूँ। गियर बॉक्स जो होता है आपका जो स्पीड बढ़ाने का काम आता है, गियर बॉक्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, गियर बॉक्स नॉट नीडेड, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस वाला है तो कॉन्स्टेंट स्पीड में चलेगा, तो यहाँ पर हम स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नो नीड ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका मेंटेनेंस भी कम होती है, तो लो मेंटेनेंस या लेस मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत भी हमें कम पड़ती है। बाकी आपका ये फुल स्केल पावर आपका कन्वर्टर इसमें होना चाहिए, क्योंकि ताकि इसमें इफ़िशियंसी ज़्यादा हो सके, ठीक है। हम लोग इसमें फुल कन्वर्टर यूज़ करते हैं, फुल कन्वर्टर, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ताकि क्या हो, हमारी जो आपकी इफ़िशियंसी है वो हाईएस्ट रहे इसमें, ठीक है। इफ़िशियंसी हाई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम टिक क्या आएगी, देखिए पूछता है आपकी मोस्ट वाइडली यूज जनरेटर इन मॉडर्न विंड टरबाइन। मॉडर्न विंड टरबाइन में मोस्टली कौन से जनरेटर का यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं आपका डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का, ठीक है। ये हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कौन सा ऐसा विंड जनरेटर है जिसमें आपको गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद एक बार आया या कुछ इस टाइप का मैंने कहीं देखा था। तो किसमें हमारे गियर बॉक्स की नीड नहीं होती, ठीक है, नीड नहीं होती। तो अभी मैंने बताया था किसमें हमें यहाँ पर गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस
जनरेटर में, PMSG, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमें कौन सा हमें साइट सेलेक्ट करनी चाहिए यहाँ पर विंड फार्म्स के लिए, ठीक है। साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विंड फार्म। तो हमें यहाँ देखिए, यहाँ पर हम उस जगह पर हमें विंड फार्म लगाना चाहिए जहाँ पर हमारी हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी हो, और मतलब टोटल आपके ईयर में, मतलब साल भर में जहाँ पर हवा काफ़ी दिनों में मिले, मतलब जैसे आपके मतलब मैक्सिमम मंथ में है कि जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 से 11 महीने यहाँ पर आपके विंड काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, जिससे हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम लोग इसको बेसिकली देखते हैं आपकी विंड टर्बाइन की ऑपरेटिंग स्पीड के हिसाब से, हम उसी जगह पर इसको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे आपके विंड टर्बाइन की ऑपरेटिंग स्पीड। तो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ विंड टर्बाइन, ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन की ऑपरेटिंग स्पीड को हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करते हैं वो है इसका कट इन स्पीड, ठीक है। कट इन स्पीड क्या होती है? कट इन स्पीड वो होती है कि इससे कम स्पीड पे आपकी टरबाइन स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि आपकी वो मिनिमम स्पीड जिसके ऊपर ही आपकी मोटर स्टार्ट होगी, इसके कम आपकी यहाँ पर टरबाइन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें आपका 4 to 5 मीटर पर सेकंड की आपकी हवा चाहिए। मतलब 4 to 5 मीटर पर सेकंड की हवा से अगर स्पीड कम है, मतलब हवा की वो वेलोसिटी अगर 4 to 5 मीटर से कम है, मीटर पर सेकंड से कम है, तो यहाँ पर हमारी टरबाइन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो पहला ये है, तो लिख भी देता हूँ चलो इसको बेसिक में। तो ये क्या होता है कि मतलब इससे कम स्पीड से, अगर इससे कम है स्पीड, इससे कम स्पीड पे हमारी टरबाइन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी, टरबाइन नॉट स्टार्ट, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड आता है। सेकंड कौन सा आएगा हमारा? सेकंड आएगा हमारा रेटेड स्पीड। ये तो कट इन स्पीड हो गया। सेकंड है हमारा रेटेड स्पीड। तो रेटेड स्पीड क्या होती है? तो देखिए वो होती है आपकी 12 से 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी रेटेड स्पीड होती है। मतलब टरबाइन की अपनी मैक्सिमम स्पीड है जहाँ पर ये आपका मैक्सिमम पावर दे, ठीक है। हम इसको बोलते हैं रेटेड स्पीड। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो आती है वो है आपकी कट आउट स्पीड, ठीक है। कट आउट स्पीड हमारी क्या होती है? कट आउट स्पीड वो स्पीड होती है जिसके ऊपर अगर स्पीड चलेगी तो टरबाइन अपने आप रुक जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक सिस्टम का यूज इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरली लेते हैं आपका 20 से 25, तो 25 लेता हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर 25 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड है तो ये हमारे ये मोटर के लिए, मतलब टरबाइन के लिए डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर की स्पीड पर हम लोग यहाँ पर टरबाइन को रन नहीं कराते हैं। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला कौन सा? कट इन स्पीड। कट इन स्पीड वो स्पीड है जिसके नीचे आपकी मोटर आपके ऑपरेट नहीं करती। रेटेड स्पीड वो है जहाँ पर आपकी मोटर मैक्सिमम आउटपुट देती है। कट आउट स्पीड वो है कि जिसके ऊपर आपकी मोटर यहाँ पर रन नहीं करती है, ठीक है। ये आपका 25 मीटर पर सेकंड है। इसके ऊपर अगर आएगी तो यहाँ पर हमारी उसमें दिक्कत हो जाएगी मोटर पर। आगे देखते हैं। आगे हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला कि यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से फार्मूला होते हैं, ये मैंने आपको अभी पीछे भी दिखाया। तो एक बार मैं चलो दोबारा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे फार्मूले आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जो आपका विंड पावर का फार्मूला है जिसको हम पी से दिखाते हैं, P = 1/2 ρ AV³, ठीक है। ये हमने अभी देखा था। बाकी स्वेप्ट एरिया, इसका एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। बाकी TSR, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, तो TSR को तो अभी दोबारा बताता हूँ। TSR होता है λ = ωr/V, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटी फैक्टर हमें पता है, आपका एक्चुअल एनर्जी अपॉन मैक्सिमम डिमांड को हम कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। बाकी बैट्स लिमिट हमें पता है 59.3%, जिसको हम क्या लिखते हैं? 16/27, ठीक है। यही हमारी क्या होती है? बैट्स लिमिट। बाकी चलो TSR को यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा TSR क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। देखिए TSR की जो हमारी वैल्यू होती है ये हमें बताता है कि जो ब्लेड की जो स्पीड है, TSR मतलब ये होता है आपका टिप स्पीड रेशियो। मतलब ये बताता है कि जो ब्लेड की टिप की स्पीड है और विंड की स्पीड है, इसका रेशियो क्या है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं TSR। तो
एक्सप्लेन कर ही देते हैं। टीएसआर को चलो फुल फॉर्म लिखता हूँ, टिप स्पीड रेशियो। टिप स्पीड रेशियो, ठीक है, ये होता है हमारा टीएसआर। ये क्या बताता है, ये जो ब्लेड की जो टिप की स्पीड है, लिख देते हैं चलो सिंपल वे में, ब्लेड टिप की स्पीड लिखता हूँ। ब्लेड टिप, जो ब्लेड की टिप है उसकी स्पीड कितनी है, ब्लेड टिप स्पीड, और जो हमारी विंड की स्पीड है, विंड की स्पीड, इसका रेशियो जो बताता है उसको हम बोलते हैं विंड की स्पीड का रेशियो, को हम टिप स्पीड रेशियो कहते हैं, ठीक है, या टिप स्पीड कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो यहाँ लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू होती है यहाँ पर वी बी अपॉन वी डब्ल्यू, ठीक है। वी बी के करके दिखा सकते हैं आपको, वी बी अपॉन वी डब्ल्यू। एक मिनट, ये वी सारा वी बी अपॉन वी डब्ल्यू, ठीक है। वी बी क्या है, वी बी आपकी ब्लेड की स्पीड है और वी डब्ल्यू है आपकी विंड की स्पीड, ठीक है। मैंने इसको वी बी और वी डब्ल्यू करके यहाँ पर दिखा दिया। बाकी अगर आप इसको एंगल के उसमें देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी ओमेगा आर अपॉन वी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ओमेगा क्या है, किस स्पीड में घूम रहा है, ओमेगा आर इसका आपका उसका रेडियस है आपका ब्लेड का, और वी है आपकी स्पीड, ठीक है। तो इसकी जो आपकी वैल्यू होती है, अगर आप सेवियस टाइप की उसमें देखेंगे, सेवोनियस टाइप की अगर आपकी टरबाइन है, सेवोनियस टाइप की टरबाइन के लिए जो टीएसआर है उसकी वैल्यू होती है 1। बाकी जो आपकी मॉडर्न जो आजकल आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन आ रही है उसमें इसकी वैल्यू होती है 6 to 10, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में वो बता दिया है, विंड के, स्विफ्ट के, आपके टीएसआर के। बाकी इसकी यहाँ पर हमने आपकी कैपेसिटी इसकी देखी दी है। एक मिनट, तो आइए अब इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़े, तो हम लोग न्यूमेरिकल से इजीली यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले यहाँ हमें दिया है आपके कि विंड एनर्जी इज़ अ अल्टीमेट सोर्स। क्या है मतलब, विंड एनर्जी किसका अल्टीमेट सोर्स है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो विंड एनर्जी अल्टीमेट सोर्स किसका है, मून का है, सन का है, अर्थ का है, या बायोमास का है। तो देखिए इसका हमने क्या बताया था, जो हमारी सन है, सन के यहाँ पर अनइवन टेम्परेचर के कारण यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस होता है। तो प्रेशर में डिफरेंस के कारण यहाँ पर हमारी विंड फ्लो होती है। तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सन। सन इज़ द रीजन, ठीक है। आगे देखते हैं, वही दिया आपका सेकंड, आपका बैट्स लिमिट क्या है। तो बैट्स लिमिट की वैल्यू क्या होती है, अभी देखा आपने 59.3%, जिसको हम क्या लिखते हैं 16/27, 16/27, विच इज़ 0.593। और जब हम इसको डेसिमल में मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.3% आती है। मतलब ये आपकी वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट है जहाँ पर हम लोग विंड टरबाइन से विंड की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका विंड पावर किसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। जो विंड का पावर है वो किसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपका पावर का, पावर इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू एरिया अपॉन वी क्यूब। वी क्या है आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पर पूछा है आपके विंड की पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपके किसके क्यूब के। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के क्यूब के, ठीक है। ये तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, वेलोसिटी। अगला देखते हैं, क्या आपका WECS का फुल फॉर्म क्या है। WECS क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है ये हमें बताना है। पहला दिया आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, सेकंड दिया आपका विंड इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम, थर्ड दिया आपका विंड एनर्जी करंट सोर्स, या चौथा नन। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हमारा फुल फॉर्म है आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। आंसर नंबर ए, मतलब विंड एनर्जी से हम कन्वर्ट करके कितना उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका WECS का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ VAWT, ठीक है। वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए मैंने अभी बताया था इसके कौन कौन से टाइप है। एक है आपका सेवोनियस टाइप, और सेकंड कौन सा था आपका डेरियस टाइप, ठीक है। ये हमारे इसके 2 टाइप्स हैं। आगे देखते हैं,
विच जनरेटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन मॉडर्न वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन। मॉडर्न वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन में हम कौन से जनरेटर का यूज़ करते हैं? देखिए मॉडर्न में अभी मैंने बताया था, इसके लिए हम करते हैं डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, DFIG, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा आपका डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। आगे देखते हैं, आगे है हमारा विच डिवाइस मेजर विंड स्पीड इन अ विंड टर्बाइन। देखिए विंड टर्बाइन में विंड स्पीड कौन नापता है? ये सिंपल आपका जीके का क्वेश्चन भी हो गया। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर यहाँ पर विंड के स्पीड को नापता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर डेंसिटी यूज इन द विंड पावर कैलकुलेशन। विंड पावर कैलकुलेशन पे आपकी जो एयर डेंसिटी है, रो की वैल्यू क्या होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, रो की वैल्यू मैंने बताई थी, ये होती है आपकी 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर डेंसिटी। आगे देखते हैं, दिया आपका इफ़ विंड वेलोसिटी इज डबल, विंड की वेलोसिटी डबल और कम कर दें तो पावर आउटपुट इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम। ठीक है, तो देखिए विंड की वेलोसिटी डबल कर दी, क्या था हमारा? पावर इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर पावर किसके प्रोपोर्शनल है? पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के क्यूब के। अब कह रहा है कि अपने वेलोसिटी डबल कर दी, तो वेलोसिटी पहले यहाँ पर v थी, देन हमने 2v कर दी, तब क्या हो जाएगा? देखिए 2v का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा v क्यूब। तो पहले की तुलना में पावर कितनी हो जाएगी? पावर बिकम द 8 टाइम्स। ठीक है, पहले की तुलना में जो आपका P1 आएगा, P1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, पहले वाले की तुलना में 8 गुनी हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। अगला क्वेश्चन, चलो एक न्यूमेरिकल आया। वैसे इसके न्यूमेरिकल एक दो बार आ रखे हैं, तो ये एक न्यूमेरिकल मिला है, चलो अच्छा है। अ विंड टर्बाइन, हमें विंड टर्बाइन दिए, अ विंड टर्बाइन हैज़ अ ब्लेड रेडियस ऑफ 20 मीटर। ब्लेड का रेडियस दिया है आपको 20 मीटर। विंड स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। एयर डेंसिटी रो की वैल्यू दी है, नहीं भी दी तो पता होनी चाहिए, 1.225 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द अवेलेबल इन विंड, कैलकुलेट पावर अवेलेबल इन विंड। पावर में क्या, पावर कितनी अवेलेबल है वो हमें बताना है। और देखिए यहाँ पर CP की वैल्यू भी दी है। ठीक है, बेट्स कांस्टेंट में यहाँ पर CP की वैल्यू भी दी है। पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी, देन CP से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पर, जो R की वैल्यू है, रेडियस, वो हमें दी है 20 मीटर। उसके अलावा यहाँ पर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है? वेलोसिटी की वैल्यू दी है, वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विंड की स्पीड है, वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड दी है। रो की वैल्यू गिवन है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी हमारी वैल्यू है। हमें यहाँ पर पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पावर के लिए पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/2 रो AV क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले क्या चाहिए? V की वैल्यू और रो की वैल्यू, A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया क्या होता है? स्वेप्ट एरिया होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू पाई की वैल्यू हमारी कितनी है? 20, नहीं मतलब R की वैल्यू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40, तो 3.14, 20 का स्क्वायर सॉरी 440 बोल रहा हूँ इंटू 400, तो ये 314 इंटू 4 हो जाएगा आपका 1256.6। ठीक है, एरिया है तो यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम इसमें P में वैल्यू पुट करते हैं, पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। रो की वैल्यू क्या है? रो की वैल्यू हमारी 1.225। एरिया की वैल्यू अभी निकाली, क्या आती है? 1256, 1256.6 इंटू वेलोसिटी आपकी 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 1000 ही हो गया, 10 का क्यूब कर देते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा। ये आ जाएगा 769.8, 10 की पावर 3 है तो इसको किलो में लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा किलोवाट। तो 769.8 किलोवाट, अप्रॉक्सीमेटली आप 770 किलोवाट बोल सकते हैं। ठीक है, 770 किलोवाट। तो ये इसकी, ये क्या है? ये P की वैल्यू है पावर की। लेकिन एक ऑप्शन में ये आंसर भी था, तो लोगों ने कितनों ने ये लगाया था, लेकिन यहाँ भूल गए क्या लिखा है इसने? CP की वैल्यू दी है, बेट्स कांस्टेंट की है, तो हमें यहाँ पर CP के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी मेरे भाई? वो होगी पावर
इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/2 रो ए वी क्यूब इंटू सी पी। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली दी है। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 770 किलोवाट। ठीक है, तो 770 किलोवाट मतलब 10⁻³ इसमें हम सी पी की वैल्यू थी हमारी, सी पी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.4। तो 0.4 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.4 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 307.8 किलोवाट। तो इसका रियल आंसर था वो था इतना 407 किलोवाट। तो ये आपके सी जो आपकी पी पावर की वैल्यू आई, आउटपुट पावर की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको पसंद आए, इसी टाइप के आपके न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली आपके इसमें एमसीक्यू बेस आते हैं, लेकिन एक आध दो न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं। तो मैंने आपको करा के दिखा दिया। इसी फॉर्मूले पे आपके बेस होंगे सारे न्यूमेरिकल ही पावर वाले पे, और एरिया आपको पता होना चाहिए, एरिया πr²। ठीक है, बाकी सीपी से हम लोग जब दिया होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, फालतू में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग इसका एक ही शॉर्ट में आपका रिवीजन। तो देखिए पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर मेन था वो था पावर का, पावर इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब, ये आपका पावर ऑफ विंड है। सेकेंड है आपकी बैट्स की लिमिट, जो आपका सी पी मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम जो आपकी पावर आएगी वो कितनी आएगी 16/27 विच इज़ इक्वल टू 59.3%। देन जो एक्चुअल वैल्यू आती है जो हमने निकाली उसमें क्या आता है सी पी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग दी होती है। बाकी जो आपके जो की नंबर है जो आपने याद करना है वो आपके एयर डेंसिटी की रो की वैल्यू 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको याद करनी है। बाकी कटिंग स्पीड आपकी 3 से 4 मीटर पर सेकेंड, इसके कम में आपकी टरबाइन रन नहीं करती है। देन इसके बाद क्या आती है रेटेड स्पीड, जहाँ पर आपकी यहाँ मैक्सिमम स्पीड पर हमारी मोटर काम करती है, वो है 12 से 15 मीटर पर सेकेंड। कट आउट स्पीड वो स्पीड होती है जिसके ऊपर आपकी मोटर बंद हो जाती है। ठीक है, वो आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, ताकि हमारे यहाँ पर कोई डैमेज ना हो। और प्रैक्टिकल केस में जो हमारी सीपी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 35 से 45%। लास्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या दिया था 0.4 विच इज़ इक्वल टू 40%। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी की जो वैल्यू थी प्रैक्टिकल वो थी आपकी 40%। बाकी ये आपके लिए मेन होगा कि आपका HAWT और आपका VAWT। ठीक है, इसके बारे में जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन है और वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देख रहे थे। तो वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन जो है वो हमारी कितने टाइप की होती है, वो यहाँ पर हमारी 2 टाइप की होती है। कौन सी, सेवियस और डेरियस टाइप की। ठीक है, सेवेनियस और डेरियस टाइप की होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं जहाँ पर फिक्स स्पीड हो। आपका डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर का यूज़ करते हो, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर आपका जो मोस्ट कॉमन है जहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम लोग करते हैं आपका परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर आपका कोई भी गियर बॉक्स की आपका ज़रूरत ना हो। ठीक है, नो गियर बॉक्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये वन शॉट में मैंने आपको इसके पूरी इसकी समरी भी आपको दे दी है। बस आप इसको ही पढ़ के जाएंगे ना एग्ज़ाम से पहले, अगर लेक्चर देखा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया। तो आज हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं आपके रिन्यूएबल के। जो हमारा नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 जो कल आएगा, उसमें हम लोग आपका कौन सा कंप्लीट करें, उसमें 2 करेंगे कंप्लीट। ठीक है, एक हम करेंगे बायोमास और एक हम लोग का जियोथर्मल। तो ये दोनों मैं एक ही लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, बायोमास और आपका जियोथर्मल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।